नमस्कार। उत्तर नमस्कार। प्रदेश नमस्कार। प्राथमिक और बेसिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग और हिंदुस्तान की उन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस वेबिनार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ के श्री श्याम किशोर तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जुड़े हैं विनय कुमार सिंह, जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के। विनय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु हमारे साथ हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के। और हमारे साथ प्रदीप कुमार सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ माल ब्लॉक के। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं समझता हूं कि आज की हमारी ये वेबिनार जो ऑपरेशन कायाकल्प पर बातचीत केंद्रित करने वाली है, बहुत ही रोचक और अच्छी बातचीत होने वाली है आज, क्योंकि हमारे साथ वो लोग जुड़े हैं जो प्रशासन से इस क्षेत्र में नुमाइंदगी करते हैं, साथ ही शिक्षक जुड़े हुए हैं जो स्वयं इसको कार्य रूप में परिणत करते हैं। तो बातचीत की शुरुआत मैं तिवारी जी आपसे करना चाहूंगा। आप बताएं हमें कि ये ऑपरेशन कायाकल्प ये क्या है और किन उद्देश्यों के लिए इसे लागू किया गया। जी, सबको नमस्कार। बेसिकली ऑपरेशन कायाकल्प मोटे तौर पे तो कहा जा सकता है, जैसे इसके नाम में परिलक्षित है कि कायाकल्प है। जून 18 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और इसके पीछे कॉन्सेप्ट था, जैसे हमारे स्कूलों की जो कंडीशंस थी उसके पहले वो ऐसी नहीं थी कि बच्चा खुशी खुशी स्कूल आना पसंद करे। कभी उसे स्कूल में कहीं बाउंड्री नहीं है, कहीं जब गाय भैंस भी घुसी आ रही है, कहीं हैंडपंप की समस्या है, कहीं शौचालय में रनिंग वाटर ना होने की सफाई नहीं हो पा रही है, तमाम समस्याएं थी। तो जिनको इनको विचार करके और फिर कई विभागों को कन्वर्जेंस इस्तेमाल करके, जिसमें पंचायती राज विभाग है, इसमें नरेगा है, इसमें हमारा डीएम जिला खनिज निधि है, कई विभागों के आपसी समन्वय से हमारे कंपोजिट ग्रांट जो खुद हमारा विभाग भेजता है, इन सब का इस्तेमाल करके और समन्वित रूप से हमने स्कूलों को कायाकल्पित करने का एक काम शुरू किया। इसके लिए पैरामीटर निर्धारित किया हमने कि स्कूलों में ये चीज चाहिए। जैसे बच्चा स्कूल आएगा तो उसको पीने के लिए पानी चाहिए, बालक बालिका के अलग अलग शौचालय होना चाहिए, शौचालय साफ रहे, इसके रनिंग वाटर होना चाहिए, बच्चा बैठ सके इसके फर्नीचर होना चाहिए, टाइल्स लगेगा तो क्लासरूम आकर्षक दिखेंगे, बच्चों में गर्मी लगेगी, अंधेरा हो तो लाइट चाहिए, उसके लिए विद्युत कनेक्शन होना चाहिए, उपकरण होने चाहिए। ये सारी चीजों को समाहित करके हमने ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया था। जी, तो ये सन 2018 से शुरू किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। लगभग 4 वर्ष तो इसको पूरे हो गए। तो विनय जी, आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के, तो एसोसिएशन की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होती है ऑपरेशन कायाकल्प की अगर बात की जाए या शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जाए उसमें। तो आप लोग किस प्रकार से सहयोग इसमें करते हैं? इसमें सर कुछ बातें हम बताना चाहते हैं। ये बात तो सही है कि पुराने समय में जो हम देखते हैं, आज से कई 15-20 साल पहले तक क्या जमीन में बैठते थे, बोरी पे बैठते थे, बैठने का कुछ नहीं था। बहुत सारा काम हुआ है और हो भी रहा है। जी सुधांशु जी, आप जिला अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के। सुधांशु जी, आप बताएं कि एसोसिएशन का इसमें क्या, शिक्षक संघ की इसमें भूमिका क्या होती है? जी सर, सच्चाई है कि मौजूदा जो दौर चल रहा है, एक कंपटीशन का दौर चल रहा है। हर प्राथमिक विद्यालय के इर्द गिर्द कई प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं। ठीक, हर अभिभावक चाहता है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सुविधाएं भी मिलें। तो 2018 में जैसा हमारे एडी सर ने बताया कि कायाकल्प की शुरुआत की गई। शिक्षक क्या करता है, विद्यालय की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको अभिलेखीकरण करके खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करता है। खंड शिक्षा अधिकारी खंड विकास अधिकारी के माध्यम से सचिवों से कार्य योजना बनाते हैं, जिसके कारण विद्यालय में उन समस्याओं को चिन्हित करके उनका निवारण किया जाता है, जिसमें विद्यालयों में टाइल्स होना, जल शक्ति मिशन के तहत जो है हैंडपंप को टंकी, पानी टंकी व्यवस्थाएं करना, और पुताई है, अच्छा वातावरण देना, फर्नीचर अच्छा वातावरण देना, टाइलीकरण करना, ये सब जो हुआ। बाउंड्री वाल नहीं, जैसे नहीं थे तो बाउंड्री वाल बनी है। कायाकल्प
तहत जो है, जो 2017 से 22 का कार्यकाल था, उसमें बहुत कार्य हुआ है। इधर जो समस्याएं आ रही हैं, इधर कई जो छोटी ग्राम सभाएं हैं उनमें इन्होंने बजट कम कर दिया है, जिससे बड़ी ग्राम सभाओं में तो काम हो रहा है कार्यकल्प का, पर छोटी ग्राम सभाओं में जो कार्यकल्प का कार्य है वो नहीं हो पा रहा। और शिक्षक पूर्णतः सहयोग कर रहा है। फोटोग्राफ होना, अगर कार्य हो रहा है तो उनको फोटोग्राफ जो है ऊपर प्रेषित कर रहा है, विभाग को प्रेषित कर रहा है। अगर कार्य नहीं हो रहा तो उसकी भी सूचना विभाग को प्रेषित कर रहा है। ये कार्य शिक्षक का है। जी तिवारी जी, इनका कहना है प्रदीप जी का कि बजट का इशू है तो बड़ी ग्राम सभाओं में काम हो रहा है और छोटी ग्राम सभाओं में काम नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या विषय है? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं इसको एलेबरेट करूंगा इनकी बात को, कि इसमें कई चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारा ये अंतर्विभागीय समन्वय से काम होना है। तो ये एक विभाग की बात पे आ गया कि हम पंचायत राज विभाग में पैसा कम है छोटी ग्राम सभा बड़ी ग्राम सभाओं में। इसके लिए हम लोग ये समस्या जैसे जहां भी आती है वहां हम बात करते हैं पंचायत राज से पता करके कितना पैसा उनकी ग्राम सभा में है। दरअसल प्राथमिकताएं तय कराना, जीपीडीपी जो बनती है, ग्राम पंचायत विकास योजना, तो उसमें अगर हमने अपनी बात सम्मिलित करा ली, हमने अपने विभाग की आवश्यकता, अपने स्कूल की आवश्यकताएं तय करके सचिव के माध्यम से कार्य योजना में अगर सम्मिलित हो गया जीपीडीपी में, तो फिर वो पंचायत के अपने उस एजेंडे में आ जाता है। यदि उसमें हम सम्मिलित नहीं करा पाए, हमारा अध्यापक या जिसकी व्यवस्था से जहां वो चूक हुई, तो जीपीडीपी में सम्मिलित न होने पर फिर एक्स्ट्रा कार्य करने में वो उनके पैसे का आड़े आता है कि हमारा ये निर्धारित कार्य योजना से अलग हो गया। और ग्राम पंचायत में तमाम प्रकार की लाइबिलिटीज होती हैं, तमाम उत्तरदायित्व होते हैं। शिक्षा विभाग के अलावा दूसरे विभाग भी अपने काम उनसे कराना चाहते हैं। तो ये सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए इसीलिए हमने फिर बाकी विभागों का भी समन्वय लिया। जैसे हमारा बाउंड्री के लिए हम मनरेगा पे आ गए, मिट्टी भराई जहाँ बहुत गड्ढे हैं वहां भी हम मनरेगा से इस्तेमाल कर लेते हैं। जिन जिलों में डीएमएफ है, जैसे आपको उदाहरण दूं, सोनभद्र में सारे ही विद्यालयों में फर्नीचर प्राइमरी में डीएमएफ से आ गया। जहां जहां रिसोर्सेज है उन सबका इस्तेमाल कायाकल्प में होता है। तो जहां जैसे अगर ये इनका लगता है कि इनकी किसी ग्राम पंचायत में पैसा कम है, तो वहां हम फिर दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम विद्यांजलि पोर्टल, ये जहां तक हमारे शिक्षक संगठन भी जो ये लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊं, आप बहुत सारे मैंने शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के स्कूल देखे हैं, और वो स्कूल कायाकल्प के पहले से ऑलरेडी इतना उन्होंने इस पर काम कर रखा था कि वो स्कूल कहीं भी किसी को भी के सामने प्रेजेंट किया जा सके। ऐसे बहुत सारे आपको शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के स्कूल मिलेंगे। तो वो उसके पहले भी था, और ये कई सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर इस्तेमाल करना वही इसका समाधान है। जहाँ फंड कम है उसके मॉनिटरिंग हम यहाँ से भी करते हैं, फिर जनपद से जिलाधिकारी से बात करके उनकी टीम के सामने से जो कायाकल्प की बैठक होती है उसमें उसकी समस्या रख करके और फिर उसको सॉर्ट आउट कराते हैं। जी विनय जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, तो आपका जो एसोसिएशन है उसकी क्या भूमिका है, वो किस प्रकार से गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयत्नशील है? देखिए सर, कायाकल्प की बात चल रही थी तो हम आपको बताएं कि 19 मानक ऐसे हैं जो विद्यालयों में पूरे होने। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठा हूँ, बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारे हमारे विद्यालय इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन हुए हैं कि उसके आगे प्राइवेट विद्यालय बहुत छोटे दिख रहे हैं। मगर एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैंने अभी देखा है कि 14/6/2022 को 114 विद्यालयों की जो बाउंड्री विहीन विद्यालय है लखनऊ में, 114 विद्यालय, जिसमें बख्शी के तालाब के 18 हैं, चिन्हट के 9 हैं, गोसाईगंज के 11 हैं, काकोरी 15, मलिहाबाद 16, माल 15, मोहनलालगंज 20 और सरोजनी नगर 15। इतने विद्यालय हैं जो अभी बाउंड्री विहीन है, जबकि किसी भी विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उसकी बाउंड्री को कंप्लीट करना। और हम आपको बताएं, मैंने इसके लिए बहुत लिखा, मैंने खुद इसके लिए सीडीओ को लेटर लिखा 9/7/2022 को, माननीय मुख्यमंत्री को भी कई बार पत्र भेजा है। मगर हकीकत यह है कि जो प्रदीप जी ने बताया उसकी एक बात से मैं सहमत हूं कि कुछ नए पंचायतें छोटी हैं, कुछ छोटी नए पंचायतों में बार बार यही बात आती है। मैं बीडीओ से भी मिला, मैं सीडीओ से भी मिला कि इस तरह के ब्लॉकों में आप कम से कम बाउंड्री करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाउंड्री का है। और यह हम राजधानी में बैठे 114 विद्यालय बाउंड्री विहीन है, उसकी लिस्ट मेरे पास, मैंने हर ब्लॉक की संख्या बताई है। हो सकता है उसमें 2, 4, 5 विद्यालय की बाउंड्री इधर बन गई हो, और लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं। मगर वही बजट की बात आती है। और आपको यह भी बात बताऊंगा कि इस समय हमारे बेसिक के साथ साथ ये डिपार्टमेंट जिसका आता है उसमें भी हमारे महानिदेशक के पास उसका चार्ज है संभवतः। तो ऐसे परिस्थिति में जो मनरेगा से काम होना, समग्र शिक्षा अभियान से होना, ग्राम पंचायत निधि से होना, जल जीवन मिशन का भी काम चल रहा है,
मगर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम ला के कोई भी काम करें, अगर मेरे लैट्रिन बच्चों के बाथरूम, उनके टाइलीकरण, अगर सब कुछ हो जाए और बाउंड्री नहीं है तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, विनय जी ने गंभीर बात कही कि राजधानी लखनऊ में ऐसे अनेक विद्यालय हैं जिसकी बाउंड्री नहीं है, और बाउंड्री 19 पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर होगी, मुझे लगता है इसके अलावा 1+18 18 पैरामीटर्स और होंगे। तो पहले तो ये इस बात को आप बताएं कि ये जो बाउंड्री वॉल की समस्या बताई विनय जी ने, और बाकायदा बताया कितने ब्लॉक में कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां बाउंड्री नहीं है, उसके बारे में अपनी टिप्पणी दें, और उसके बाद ये बताएं कि 19 पैरामीटर्स कौन कौन से 19 पैरामीटर्स? जैसे उन्होंने कहा 114 विद्यालय जहाँ पे बाउंड्री नहीं है, तो ये ब्लॉक, जैसे मैंने अपने खुद के इंस्पेक्शन में 2 स्कूल ऐसे देखे जहाँ बाउंड्री नहीं थी एज एडी बेसिक, तो वो जब हम उसके एक एक स्कूल पे जाएंगे तो सरोजनी नगर के जो स्कूल जहाँ बाउंड्री नहीं है उसमें से वो है विकास खंड सरोजनी नगर में, लेकिन फिजिकली वो एलडीए के क्षेत्र में आ गया, जिससे 2 स्कूल वृंदावन में है। अब वो ग्रामीण क्षेत्र से बन नहीं सकता, तो वहाँ थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, उसको हम विकास प्राधिकरण से स्मार्ट सिटी फंड में तमाम चीजों को लेकर के उस पर काम कर रहे हैं। वो भी हमारे हम उम्मीद करते हैं कि 2 महीने में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो ग्रामीण होते हुए भी नगर क्षेत्र के रूप में पिछले कुछ समय में ऐड हो गए हैं। ये समस्या है। 114 में ऐसे लगभग 80 स्कूल हो जाएंगे। बाकी जो विद्यालय है जहाँ फंड का अभाव है, वहाँ अगर एक बार मैं इस लिस्ट को देख भी लूंगा और उनको हम दूसरे मदों से इसको कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एमपी एमएलए फंड भी ऐड हो सकता है और तमाम चीजें हैं जिसको ऐड करा के इस कार्य को कराया जा सकता है। जी, तो बाकी 18 पैरामीटर्स क्या हैं? पैरामीटर्स हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार है। जैसे बच्चा स्कूल आता है तो जैसे इन्होंने कहा कि बाउंड्री चाहिए हर सामान, चाहे टाइल्स लग गया चाहे स्मार्ट क्लास लग गया, तो सुरक्षा के लिए बाउंड्री चाहिए। तो एक पैरामीटर बाउंड्री हो गया, और स्मार्ट क्लास लगेगी बच्चे देखें तो एक विद्युत कनेक्शन हो गया। फिर विद्युत कनेक्शन के साथ वो उपकरण जो लगेंगे, पंखे वगैरह जो लाइट लगेगी, वो तीसरा हो गया। फिर फर्नीचर हो गया जहाँ बच्चे बैठेंगे। हैंड पंप हो गया। स्कूल में बालक बालिका शौचालय हो गया, बालक बालिका मूत्रालय हो गया, रनिंग वाटर इन टॉयलेट हो गया, बच्चों के लिए जो मल्टीपल हैंड वॉश हो गया, बच्चों के इस्तेमाल के लिए जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए टॉयलेट हो गया। ये हमारे एक एक करके पूरा इससे ये डिफाइंड है। क्लासरूम इन टाइलिंग हो गया, रैंप हो गया। तो ये हमारे 19 पैरामीटर इस तरीके से डिफाइंड है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस, जिससे हम महत्वाकांक्षी शब्द कहें, वो पैरामीटर्स हैं। आदर्श बिल्कुल अगर विद्यालय बन सकता है वो, जहां पर दिव्यांग बच्चों के लिए भी आप रैंप बना रहे हैं, जहां सबके लिए मूत्रालय शौचालय हर चीज आप बना रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे लगभग कितने प्राथमिक विद्यालय होंगे जहां 19 के 19 सभी पैरामीटर्स लगभग पूरे हो गए होंगे? कितने प्रतिशत विद्यालय आपके ऐसे? हमारे लगभग 1,32,916 1,33,000 विद्यालय हैं हमारे कंपोजिट अपर प्राइमरी और प्राइमरी मिला के। इसमें से मैं आपको बताऊं, हम 86% विद्यालय हमारे 19 पैरामीटर्स को पूरा करते हैं। 19 पैरामीटर्स को पूरा करते हैं 86% विद्यालय। इन विद्यालयों में हम इसी पे काम कर रहे हैं। जो हमारा आज की समीक्षा जब स्टेट लेवल से होती है या मंडल लेवल से होती है, तो हम केवल 17, 18, 19 पैरामीटर की बात करते हैं। अगर इससे कम है तो बच्चे की काम का नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने टाइलिंग लगा दी क्लास में, जैसा विनय जी कह रहे थे, और अगर बाउंड्री नहीं है प्रॉपर, तो शाम को वो टाइल्स टूटनी शुरू होती हैं, या फिर उसके तमाम चीजें होती हैं। हम पता चला कमरे में ताला लगा, बाउंड्री हमारी जो बन रही है मनरेगा से, वो बाउंड्री स्कूल की संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं आपको 2 जगहों का एग्जाम्पल दूंगा। जैसे ये बात विनय जी की बात को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी टीम है, जिसमें डीएम है, सीडीओ हैं, सारे एडीओज बैठते हैं, सारे बीडीओज बैठते हैं, डीपीआरओ बैठते हैं, डीसी मनरेगा बैठते हैं, एक्शन हाइडिल बैठते हैं। पूरा कायाकल्प की पाक्षिक बैठक होती है। इस बैठक में कुशीनगर जनपद, एटा जनपद, लखीमपुर जनपद के सीडीओ साहबान ने इनिशिएटिव लेकर के, उनके यहाँ काफी बल्क में स्कूल ऐसे थे जो बाउंड्री वाल विहीन थे, और अगले 3 महीने में आप देखेंगे इन जनपदों में कोई विद्यालय बाउंड्री वाल विहीन नहीं होगा। तो इस तरीके से एक एक करके हर डिस्ट्रिक्ट पे इस काम में हमारे डीएम साहब और सीडीओ साहबान लीड ले रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि विनय जी वाली भी और बाकी जनपदों की भी ये चीजें हम समाप्त कर पाएंगे जल्दी ही। आपके कहने का मतलब ये है कि जिन जिन जिलों में जिलाधिकारी और सीडीओ प्रोएक्टिव हैं, तेज हैं, वहां काम ज्यादा तेजी से हो रहा है। अभी आपने 3 जिलों का उदाहरण दिया। सुधांशु जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुधांशु जी? जी।
जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपने बताया लगभग 80 से अधिक 86% विद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के, वो सब तिवारी जी का कहना है कि वो उनमें 19 के 19 पैरामीटर्स पूरे हैं। सुधांशु जी, आप जिला अध्यक्ष हैं संघ के, आप बताएं इस विषय पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा कहना सर है कि सर ने जो बात कही है कि 80% विद्यालय हमारे कंप्लीट हैं, लेकिन 80% में 19 पैरामीटर्स पूरे नहीं है। कहीं कोई चीज छूटी है, कहीं कोई चीज छूटी है। अब जैसे ये हम लोगों के यहाँ कंपोजिट ग्रांट आती है, तो किसी स्कूल में 12,500 आती है, किसी में 25,000 आती है, किसी में 50,000 आती है, किसी में 75,000 आती है, 1 लाख तक है। तो जहां बच्चों की संख्या के आधार पे ये कंपोजिट ग्रांट दी जाएगी, लेकिन ये 6-7 पैरामीटर्स जो टीचर्स को पूरे करने हैं, जैसे हैंड वॉश है, या आपका मूत्रालय बनवाना है, या आपके रंगाई पुताई का कार्य है, ये सारे कार्य टीचर्स को कराना है। तो जो कंपोजिट ग्रांट आई है, मान लिया किसी स्कूल में अगर 25,000 कंपोजिट ग्रांट है, तो एक मूत्रालय अगर बनवाना है तो उसमें ही 40-50 हजार रुपये लगना है, तो टीचर के बस की बात नहीं है। लेकिन जो सूची हम लोगों को दी गई उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि ये शौचालय जो है, मूत्रालय जो है, बालक और बालिका का जो है, टीचर्स ही बनवाएंगे कंपोजिट ग्रांट से। जैसे मैं अपने यहाँ का अभी ले रहा हूँ कि मेरे यहाँ जो है मूत्रालय नहीं था, हमारे बीओ साहब ने कहा कि जो है इसको मूत्रालय को जो है आप बनवा लीजिए। तो मेरे यहाँ तो 50,000 कंपोजिट ग्रांट आई थी, तो उसके माध्यम से मैंने काम शुरू करा दिया। फिर एक दिन वो सचिव साहब मेरे पास आ गए, सेक्रेटरी जो होते हैं ग्राम पंचायत के, उनसे मैंने बात की। हमने कहा भाई देखिए ऐसा ना, इसकी रंगाई पुताई भी होना है पूरी तरीके से, तो आप ये बताइए कि हम ये मूत्रालय को बनवाएं या रंगाई पुताई करा दें। खैर वो सज्जन पुरुष थे, उन्होंने मान लिया। लेकिन ये हर जगह के सेक्रेटरी मानने को इससे तैयार नहीं होते हैं। बार बार टीचरों से समस्याएं मांगी जाती हैं कि आपके यहाँ क्या पूरा नहीं है, क्या पूरा नहीं है। जो बहुत छोटी ग्राम पंचायत हैं, जैसे मेरी ग्राम पंचायत बहुत छोटी है और उसमें 3 स्कूल हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 जूनियर स्कूल है। तो जूनियर स्कूल का कायाकल्प तो पूरी तरीके से डम पड़ा हुआ, वहाँ कुछ भी नहीं हो पाया है। न वहाँ पानी की सप्लाई है, न शौचालय व्यवस्थित है। और ऐसे ही दूसरा जो प्राइमरी स्कूल है उसमें भी स्थितियां करीब 50% सही हो चुकी हैं। मेरे यहाँ करीब 80% की व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन टाइल्स वाली व्यवस्था मैंने बार बार कहा, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो मुझे तो एक दिन विधायक जी मिल भी गए थे, जो सरोजिनी नगर विधानसभा के हैं, उनसे भी मैंने कहा, हमने कहा आप जो बाउंड्री विहीन विद्यालय हैं उनकी बाउंड्री वाल आप करा दीजिए। झूला देने से अच्छा था अगर उन विद्यालयों की बाउंड्री वाल हो जाती। तो विधायक जी के कुछ समझ में आया, तो उन्होंने कहा ठीक है, कितने विद्यालय हैं? तो लगभग सरोजिनी नगर में 20 के आसपास विद्यालय हैं जिनकी बाउंड्री वाल होनी थी। ऐसे ही हर ब्लॉक के विद्यालय में बाउंड्री वाल होना है। अगर उनकी बाउंड्री वाल हो जाती है तो सबसे पहले तो विद्यालय सुरक्षित हो जाता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। फिर अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे मूत्रालय का था, शौचालय का था, एक इसमें विकलांग शौचालय की बात आ रही है। विकलांग शौचालय में लगभग 1-1.5 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा, 2 लाख रुपए से। तो इसकी व्यवस्था अगर सूची बना करके सीधे हमारे अधिकारी गण जो है डीएम साहब से बात करें और उस पर पूरी व्यवस्था के अनुरूप जाएं कि नहीं, यहाँ की ये काम होना ही होना है, तब तो ये काम आसानी से हो सकते हैं। वरना टीचर को परेशान किया जा रहा है और टीचर जब परेशान होता है तो वो उस काम को करा पाने में बिल्कुल अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। उसकी अगर सूचना ले ली गई है तो एक बार सूचना लेने के बाद उस काम को वहां करा देना चाहिए। ये चाहे बीडीओ के स्तर से हो, चाहे सीडीओ साहब के स्तर से हो, चाहे डीएम साहब के स्तर से हो, या विभागीय समीक्षा के स्तर से, उसकी सूची जो है वहां भेज देनी चाहिए। ये जो बातें हो रही है तिवारी जी, ये कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें भी विभाग में हैं। तो प्रदीप जी से और साथ में विनय जी से इस विषय पर इनकी टिप्पणी लेने के बाद मैं फिर आपके पास आता हूं और आप बताएं कि ये किस स्तर पर समस्या आ रही है और उसका निदान क्या हो सकता है। प्रदीप जी आप अपनी टिप्पणी दें और उसके बाद विनय जी आप अपनी टिप्पणी दें इस विषय पर। जी प्रदीप। सर विभागीय आदेशों के अनुपालन में जो है कायाकल्प के लिए जो भी चिन्हीकरण करना था कार्यों का, चिन्हीकरण कम से कम विभाग को शिक्षक द्वारा कम से कम 5 से 10 बार दिया जा चुका है और विभाग में उच्च अधिकारियों ने भी उसका जो है क्या कहते हैं, खंड विकास अधिकारी को या मुख्य विकास अधिकारी को ये कार्यों की लिस्ट दे रखी है। परंतु क्या हो रहा है, कुछ चीजें लापरवाही के तौर पे कि गांव के अन्य कार्य कराए जा रहे हैं, ये विद्यालय में ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
बड़ी ग्राम सभाओं में तो अभी पिछले 2 महीने से काम होने लगे हैं, जैसे बाउंड्री वॉल का निर्माण, जिनका 118 की लिस्ट जो है विनय भैया ने बताई थी, उनमें माल में कई स्कूल ऐसे हैं जहां पे बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। परंतु कंपोजिट ग्रांट का जो है 12,500 होना, 25,000 होना, इस टाइप का जो है, ये जो 6-7 मानक विद्यालय होने, इनमें दिक्कतें जरूर आ रही हैं। हालांकि सर ने जो बात कही, निश्चित तौर पे कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में चमक आई है। आप ये कह सकते हैं जो स्कूल आप 2017 से पहले कंपेयर करिए तो लगभग 80% स्कूल चमके हैं, बिल्कुल चमके हैं। परंतु थोड़ा अगर और ध्यान दे दिया है तो स्कूलों की स्थिति और अच्छी हो सकती है, ताकि हम अगल बगल के प्राइवेट स्कूलों को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। और बाउंड्री वॉल तो नितांत आवश्यकता है, इसको तो सबसे पहले बनना ही चाहिए, क्योंकि बिना बाउंड्री वॉल के बड़ी दिक्कतें स्कूलों में हो रही है। ठीक बात विनय जी, कोई भी विभाग हो देश का, प्रदेश का, वो आगे तब बढ़ पाता है जब विभागीय अधिकारी और एसोसिएशन दोनों कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, दोनों विभाग को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये जो ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है, जो वस्तु स्थिति है और जो समस्याएं हैं, उनके निदान में एसोसिएशन की क्या कुछ भूमिका हो सकती है सकारात्मक? इस विषय में क्या भूमिका हो सकती है? देखिए सर, एसोसिएशन तो लगातार इन कामों के लिए लगा ही हुआ है। एसोसिएशन ही है जो लगातार बात कर रहा है सीडीओ से, डीएम से या उच्च अधिकारियों से। एसोसिएशन ही है जो लिख के लगातार दे रहा है। हमको एक बात कहनी है ये कि जो भी काम, जैसे हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में, तो मैं चाहता हूँ कि राजधानी में जो काम होता है वही दूसरे जनपद उसको एक नजीर बना उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो लखनऊ के जितने भी विद्यालय, 100% विद्यालय जिनमें बाउंड्री हो जाए, और जो 19 मानक में आपको बताऊं, जिसमें है पानी की व्यवस्था है, बालक शौचालय है, बालिका शौचालय, शौचालय पानी की व्यवस्था, शौचालय में टाइलीकरण, दिव्यांग शौचालय, मल्टीपल हैंड वॉशिंग है, कक्षों में टाइलीकरण, ब्लैक बोर्ड है, रसोई घर, रंगाई पुताई, रैंप, रेलिंग, वायरिंग, विद्युत संयोजन, बालक मूत्रालय, बालिका मूत्रालय, फर्नीचर, डेस्क, समर्सिबल और चहर दीवारी 19वें नंबर पे है जो हम लोग के पास लिस्ट है, जो सबसे नंबर 1 पे होनी चाहिए किसी उसमें। दूसरा चीज, जो किसी भी विद्यालय में अगर हम देखते हैं कि जहां पे प्रधान, हमने कई प्रधानों से बात की, जो लखनऊ के प्रधानों के अध्यक्ष, मेरी कल उनसे बात हुई कि आप पूरे जिले के प्रधानों के अध्यक्ष आप भी कुछ आगे कीजिए। वो हमारे शुभचिंतक है, दूर से रिलेशन में, मैं उनसे कहा कि आप थोड़ा आगे लगिए, कितने विद्यालय अभी भी रहेंगे तो उनका मैं करूंगा, मैं सीडीओ से बात करूंगा, मैं अलग अलग वीडियो से बात करूंगा। मगर जहां पर प्रधान एक्टिव हैं, नए प्रधान कुछ करना चाहते हैं, तो चाहे कहीं से करे, पैसा ला के वो काम करे, बहुत अच्छा विद्यालय बना रहे, ऐसा बना रहे कि वो अपने घर की तरह विद्यालय को सजा रहे। मगर जहां पर प्रधानों में इच्छा शक्ति की कमी है, जब उनसे ये बात की जाती है तो उनके सामने सबसे पहली स्थिति आती है, वो कहते हैं भैया जानवरों के लिए चारा सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जितना काम करेंगे उसका जो पैसा मिलेगा उसमें जो बचेगा, मतलब नंबर 3 उनके लिए विद्यालय है। कुछ प्रधानों से नाम नहीं ले, मैंने बात की, उनके लिए विद्यालय के बच्चे जो उन्हीं के गांव का विद्यालय है, उन्हीं के बच्चे उनको वोट देते, मगर वो नंबर 3 पे रखा है। नंबर 1 पे उनका है कि पहले पशुओं को चारा, वो भूखे ना मरे, क्योंकि आप जानते हो पशुओं को चारा नंबर 1 पे क्यों रखा, उसको ना हमको बताने में कोई अत्युक्ति है और आप इसको समझ सकते हैं। तो जहां पर उनके अंदर इच्छा शक्ति है, प्रधान वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर उनके पास नहीं फंड है तो मनरेगा, नरेगा से वो सब काम करवा रहे हैं, मगर जहां इच्छा शक्ति कमी है वहां ये दिक्कतें आ रही हैं। बहुत लिखा पढ़ी मैंने की, मैं अगर आपको पूरी लिखा पढ़ी भेज दूं तो आप सोचेंगे केवल प्रधानमंत्री को नहीं लिखा, बाकी जिस स्तर पे होता तो मैंने लिखा पढ़ी की, मगर उसका रिजल्ट जो मैंने आपके सामने रखा है कि लखनऊ ऐसे जनपद में भी 100 से ज्यादा विद्यालय हैं जो बाउंड्री विहीन है। इससे तो मंडल में भी बहुत सारे होंगे। तो मैं यही एक बात कहूंगा आखिरी कमेंट्स में कि सबसे पहले हमारे मंडलीय अधिकारी हमारे साथ हैं, मैं सम्मानित अधिकारी से कहूंगा कि सर सबसे पहले लखनऊ, उसके बाद लखनऊ मंडल, कि इसके सारे विद्यालय जब चकाचौंध होंगे तो यहीं की नजीर, यहीं की बातें दूसरे जो दूर में, बहुत दूर जो विद्यालय है, बहुत दूर देश क्षेत्र में जो विद्यालय है, जो जनपद बने हुए, वो भी यही की वो लेके काम करेंगे कि कैपिटल में स्थिति है, क्योंकि हर आदमी जो काम जिले में, प्रदेश की राजधानी में होता है, उसी को लेके आदमी आगे बढ़ता है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले लखनऊ चमके, लखनऊ के परिषदीय विद्यालय चमके, उसके बाद अगल बगल के जनपदों में ये चीजें जानी चाहिए। धन्यवाद विनय जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात मेरे मन में तिवारी जी ये आ रही थी कि देखिए, विद्यालय अच्छे हों ये समाज की जिम्मेवारी है। उस समाज में आपका महकमा तो, आपका विभाग तो है ही, साथ में शिक्षक तो हैं ही, लेकिन वहां के ग्राम प्रधान, वहां के विधायक, वहां के ब्लॉक प्रमुख,
उन सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। तो क्या कोई समन्वय समिति जैसी चीज नहीं होती क्या, कि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी में मेंबर प्रधान भी होते हों, और वो भी समझें कि जिस गांव के वो प्रधान हैं उसी गांव के बच्चे अगर शिक्षित होंगे, अगर स्कूल जाएंगे, विद्यालय सुंदर बनेगा, तो गांव के लिए गौरव की बात होगी। तो कोई समन्वय समिति जैसी चीज है या नहीं? मैं थोड़ा सा बातों का पहले जो बातें हुई हैं उसमें भी और इसमें दोनों चीजें डालता हूँ। जैसे अभी सुधांशु जी ने कहा कि हमारे यहाँ टीचरों से कहा था कि 6-7 पैरामीटर आपको पूरे करने, ये उस विद्यालय के लिए है जहाँ पैसा है, जहाँ विद्यालय में जो कंपोजिट ग्रांट जाती है उसका इस्तेमाल फिक्स है कि आपको ये शुरू के कुछ पैरामीटर हैं, जैसे 8 पैरामीटर है, सफाई के लिए 10% खर्च करना है, ये खर्च करना है। वो विद्यालय की असली आवश्यकता है कि वो तो आपको खर्च करना ही करना है। उसके बाद जो पैसा बचा उसमें विद्यालय की आवश्यकता तय होनी है, न कि कायाकल्प की आवश्यकता तय होनी है। और अगर कोई कहता है कि 12,500 के स्कूल में आप मल्टीपल हैंड वॉश बना दो, यूरिन बना लो, तो वो आपसे गलत दिशा में आप भी जा रहे हैं, वो भी जा रहा है। जो काम कायाकल्प में, जैसे विद्यालय किसी के पास 1 लाख रुपया हो स्कूल के पास, और यदि वो कहता है कि हम हैंड वॉश बना लें और टाइलिंग टॉयलेट में करा लें या कनेक्शन करा लें, वो हम बात समझ में आती है। 12,500 वाला अगर मल्टीपल हैंड वॉश बनाएगा तो उतना ही पैसा उसके पास नहीं है। तो ये काम कायाकल्प से होने हैं। कायाकल्प में आपका विद्यालय जल्दी पूरा हो जाए, इसकी मदद के लिए हमने कहा जहां ज्यादा पैसा हो इसका इस्तेमाल करेंगे। रहा सवाल समन्वय समिति का, तो समन्वय समिति जो है हमारे स्कूल में 2 स्तर पे है। एक एसएमसी होती है जिसके ऐसे तो एक्टिव मेंबर्स 15 होते हैं, लेकिन जितने बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए सुधांशु जी के स्कूल में 100 बच्चे हैं, सपोज उदाहरण लेते हैं, तो 200 गार्जियन उसके मेंबर हो गए। और किसी गांव में जिस समिति के मेंबर 200 हों, उसकी क्षमता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बशर्ते हमारा काम केवल इतना ही है कि हम उस एसएमसी को कागज से निकाल के बाहर एक्टिवेट कर दें। हमारी बैठक जो बैठक को रजिस्टर पर लेते हैं, उसको हम एक्चुअल में अगर मूर्त रूप दे देंगे, सारे गार्जियन जुड़ जाएंगे, तो 100 बच्चे और 400 गार्जियन। हमारे स्कूल का जो बाउंड्री वाल की बात हो रही है, मैं उस पर भी आता हूँ। हालांकि बाउंड्री वाल मस्त है, लेकिन यदि 100 बच्चे और उनके 200 गार्जियन, 300 निगाहें स्कूल की सुरक्षा में होंगी, तो यकीन मानिए स्कूल का हर सामान सुरक्षित होगा। तो एसएमसी को ठीक से एक्टिव करना, जो हमारा कोऑर्डिनेशन लेवल पे एसएमसी सक्रिय होगी, तो हमारे विद्यालय का जो गैप एनालिसिस है, वो गैप एनालिसिस भी जीपीडीपी में सम्मिलित हो जाएगा। प्रधान भी उसे हमारी बात सुनेंगे और फिर वो कोऑर्डिनेशन लेवल वहीं से बनेगा। जब इसको जो वहाँ एसएमसी सक्रिय हो, ब्लॉक स्तर पे टास्क फोर्स है, जिसमें बीडीओ हैं, बीईओ हैं, एसडीएम साहबान है, वो सक्रिय हो, और जनपद स्तर पे बीएसए, एडीओ पंचायत, डीपीआरओ, बीडीओ साहबान और ये सारे अधिकारी बैठे। तो हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी बनी हुई है। जरूरत है उसका वास्तविक इस्तेमाल की, जहाँ हो रहा है। जी, एसएमसी एक्टिव हो, इसकी ये किसकी जिम्मेवारी है? ये टेक्निकली जिम्मेदारी तो स्कूल की है, स्कूल के प्रधान अध्यापक की है, हम सब की है, पूरे विभाग की है। जहां मैं स्कूल के अध्यापक की बात करता हूं, उसमें अध्यापक से लेके हमारे महानिदेशक तक सब सम्मिलित हैं। स्कूल के हम ये परिवार है। हम स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेट करेंगे, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और बीएसए जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे, ब्लॉक स्तर पर हमारा बीओ कोऑर्डिनेट करेगा, स्कूल स्तर पे इसी विभाग को हमारा हेडमास्टर और सहायक अध्यापक रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का लेवल हर जगह फिक्स है। जरूरत है उस कोऑर्डिनेशन को अमली जामा पहनाने की। नहीं, इन एसएमसीज को एक्टिवेट करने में क्या संघ कोई भूमिका निभा सकते हैं? संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं। मैं तो 3 लोगों की बात कर रहा हूं। अगर ये चाहें तो एसएमसी अपने वास्तविक रूप में बेहतरीन तरीके से कार्य करेगी। और बताएं इस बारे में सुधांशु जी, क्या कहना है आपका? सुधांशु जी क्या कहते हैं आप इस विषय पर? नहीं सर, देखिए एसएमसी जो होती है, ग्रामीण परिवेश के अभिभावक हैं सभी, वो रोजी रोटी के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसी परिस्थिति में सारे अभिभावक जो है विद्यालय में एसएमसी बैठक वाले दिन नहीं आते। यहाँ तक एसएमसी के जो 15 सदस्य हैं, उनमें लेखपाल भी है, एएनएम है, वो कभी भी विद्यालय नहीं आते हैं। एसएमसी की तिथि निर्धारित है, उस तिथि पे ये 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कभी नहीं आते हैं, विद्यालय आते ही नहीं। एसएमसी का गठन हो जाता है तब भी नहीं आते, लेकिन उनका नाम मुझे डालना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों में होता ये है, जब
अध्यापक अपनी मजदूरी के लिए या किसी कार्य के लिए बाहर जाता है तो विद्यालय की बैठक में उपस्थित नहीं होता, तो पहले ही मना कर देता है। एजेंडा गया, बच्चों के माध्यम से सूचना दी गई, सबके माध्यम से सूचना दी जाती है। पर्सनल कुछ लोगों को फोन भी कर लिया जाता है, एसएमसी अध्यक्ष से कहा जाता है कि आइए विद्यालय में आइए, लेकिन वो अपने वर्ग को प्राथमिकता दे रहे हैं, न कि एसएमसी में क्या हो रहा है उसकी प्राथमिकता वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी, मैं थोड़ा सा इस बात से मैं इसमें एतराज करूंगा। और विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं, कि ये मोटिवेशन लेवल बढ़ाने का कार्य मान लीजिए अगर शिक्षक को करना है और ये समझाया जाना है उन लोगों को कि एसएमसी आपके भविष्य के लिए है, आपके बच्चे का भविष्य बनेगा तो आपका भविष्य बनेगा। अगर एसएमसी सक्रिय होगी तो समस्याओं का समाधान करने में, निराकरण करने में सुविधा मिलेगी। तो विनय जी, क्या भूमिका इसमें आप देखते हैं संघ की, क्या हो सकता है? देखिए सर, एसएमसी तो हर जगह एक्टिव है, हर महीने बैठक होती है। माना कि 15 मेंबर, 15 में 10, 12, 11, 14 मेंबर्स आते हैं। मगर हाँ, ये है कि कुछ गार्जियंस ऐसे हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे, मजदूरी करने वाले, वो नहीं आ पाते हैं। मगर ये डिपेंड करता हम लोगों पे, वहाँ के हेडमास्टर पे, वहाँ के टीचर्स पे, वहाँ का जो स्टाफ, उसके ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी तरह से मोटिवेट कर ले। हम आपको छोटी सी बात बताऊंगा कि मैं अपने साथ साथ जिन विद्यालयों में जाता हूँ, मैं 2 चीजें बताता हूँ। जैसे एक अभियान बालिका सुरक्षा का शुरू किया गया, तो उसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा। मैं उन बच्चियों को बताता, तुम लोग 6, 7, 8 कितनी बड़ी बड़ी बच्चियां हो, अगर तुम्हारे साथ राह चलते गए तुमने कोई घटना, दुर्घटना हो, तुम क्या करोगी? कोई तुमको पकड़ ले, कोई आजकल की जो स्थितियां हैं, आजकल टीवी चैनलों में देखते, क्या करोगे? मैं उनको ट्रेनिंग देता, मैं उनको कहता हूं कि तुमने कोई ट्रेनिंग नहीं ले, फिर भी सबसे पहले तुमको ईश्वर ने दांत दिया, अगर 3 लोग घेर ले तो अपने दांतों का इस्तेमाल करो, इस तरह की उनका चमड़ा तक निकाल लो। दूसरा, तुम्हारे हाथ दिए, आप उनके बालों को पकड़ के लटक जाइए, जो भी हाथ में आए। फिर तीसरा, तुमको आवाज दी है, झांसी की रानी तक चिल्लाइए। उसके बाद गार्जियंस को, एक तो ये, दूसरा चीज मैं गार्जियंस को बुला के ये भी मोटिवेट करने का प्रयास करता हूं कि आपके बच्चे 6, 7, 8 के बाद, चूंकि बहुत सारे ऐसे दूर दराज विद्यालय जहां 8वीं बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो इंटर कॉलेज और हाई स्कूल नहीं कर पाते, आगे नहीं जा पाते, 12-12, 15-15 किलोमीटर, फिर उनकी गरीबी आड़े आती है। उनको भी मोटिवेट करते हैं कि आपकी बेटी, खासकर लड़कियों को, आपकी बेटी दूसरे विद्यालय, दूसरे उसमें जाएगी, आप शादी करोगे, दूसरे घर में जाएगी, वहां कैसी स्थितियां होंगी, किन स्थितियों का सामना करें, उसका फ्यूचर क्या है, कि आपने ये सोचा कि 18 साल बाद शादी करके छोड़ दो। इन सब का मोटिवेशन कर अलग से हम लोग पीटीए की बैठक कराते हैं, और वो मोटिवेट करते हैं उनको कि आपकी बेटी, आप उनको कुछ हुनर सिखाओ, उनको एग्जाम्पल बताते हैं कि कम से कम उनको फैशन डिजाइनिंग का छोटा सा कोर्स है, मेहंदी का कोर्स है, या आप उनको जो कुछ ऐसा बुटीक का कोर्स है कि आज वो लड़की चलेगी। तमाम एग्जाम्पल बता के इस तरह के कि वो लड़की गई, शादी हुई, एक बच्चा था, उसका आदमी दारू पीता दिया, खत्म हो गया, इतनी बड़ी जिंदगी वो लड़की कैसे बिता रही? तो ये 18 साल वाली बात खत्म कर दो कि 18 साल बाद हमने शादी कर दी। ये सारा मोटिवेशन केवल 2 चीज लड़कियों, खासकर, एक उनकी सुरक्षा और दूसरा उनका फ्यूचर। ये तो मैं जिन विद्यालयों में जाता हूं तो ये बात मैं रखता हूं वहां पे। तो ये मोटिवेशन हम लोगों का है, हम संगठनों का है, हम हेडमास्टरों का है, और हमारे जो अधिकारी हम लोग को मोटिवेट करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। मगर ये सारी चीजें हर टीचर के अंदर होना चाहिए कि हम सैलरी पा रहे हैं इन्हीं बच्चों को पढ़ाने की, नेता नगरी तो बात की बात। विनय जी, माफी चाहता हूं, आपको टोक रहा हूं बीच में। इसमें एक संघ जो है, क्या अपने, अब जितने भी उसके जितने भी सदस्य हैं, उनको बुलाकर उनको थोड़ा संवेदनशील बना सकता है, उनका प्रशिक्षण दे सकता है। जो डीमोटिवेटेड टीचर्स हैं, पहले उनको मोटिवेट कर सकता है। जब टीचर्स मोटिवेट होंगे तो वो एसएमसी को एक्टिवेट करेंगे, वो अध्यापकों, अन्य लोगों को एक्टिवेट करेंगे। तो संघ इसमें कुल मिलाकर आपने जो बातें बताई वो आप कर रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य बात है। इस विषय में भी अगर आप विचार करेंगे तो अच्छा लगेगा। जी तिवारी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि नगर क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनमें कायाकल्प का कार्य धीमा दिखता है, उसकी वजह क्या है? वो तय सीमा में कैसे पूरा कर पाएंगे उसको, नगर क्षेत्र के जो विद्यालय? नगर के स्कूलों के साथ दिक्कत ये है कि नगर में, जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो जियो जारी हो गया कायाकल्प का अक्टूबर 19 में, और चीफ सेक्रेटरी साहब के अफसर से जारी हुआ, तो उसमें साफ साफ हुआ कि ये काम ये लोग करेंगे, ऐसे कोऑर्डिनेट होगा। नगर क्षेत्रों में वो उसका समन्वय उस स्तर पे नहीं हो पाया था, या उनके पास फंड्स की कमी थी, जैसे जो नगर पंचायत है, नगर पंचायतें हैं। तो अभी हमने इसको उनके विभाग से जियो जारी कराया कि कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। फिर स्मार्ट सिटी फंड, जहाँ जहाँ जिन शहरों में स्मार्ट सिटी फंड है, जैसे मैं लखनऊ का उदाहरण दूंगा आपको, लखनऊ में 136 विद्यालयों में काम हो रहा है स्मार्ट सिटी फंड से, जो नगरीय क्षेत्र के विद्यालय हैं।
अमौसी से लेके और आप बीकेटी के पास तक जाएंगे तो सारे लगभग 136 विद्यालयों में काम हो रहा है। यहाँ पे प्राधिकरण है, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं नोएडा गया था, वहाँ पे यमुना अथॉरिटी ने जो स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें से 14 ऐसे स्कूल 13 स्कूल ऐसे निकाले हैं जो वर्तमान को अपग्रेड कर रहे हैं। तो प्राधिकरण स्तर पे, स्मार्ट सिटी फंड से, नगर निगम के स्तर पे तो ये समस्या हम काफी हद तक सॉर्ट आउट कर चुके हैं और काफी तेजी से काम हो रहा है। हमारे पास जहाँ छोटी नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, वहां पे काम के लिए हम कई चीजों को एक साथ आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वहाँ काम के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं। वहाँ पे डीएम सीडीओ से ये कहा जा रहा है कि डी साहब नियमित उनसे संपर्क में है कि अपने फंड्स को उधर डाइवर्ट रोटेट करके और वहाँ पे काम कराएं, जिसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है और तमाम अन्य फंड्स का भी, विद्यालय गोद लेने की भी जो चीजें हैं उसको भी करके, और इस काम को हम कराना चाह रहे हैं। तो ये हम करते हैं, उम्मीद करते हैं नगर में थोड़ा कम धीमा जरूर है, लेकिन हम तय समय में जो हमारा टारगेट के हिसाब से हम पूरा कर लेंगे। आपने विद्यालयों को अपग्रेड करने के बारे में कुछ आप जिक्र कर रहे थे, वो योजना क्या है? उस योजना के बारे में बताइए कुछ। जैसे हम शुरू में हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। शुरू में जैसे हुआ कि अभी विनय जी कह रहे थे और सुधांशु जी भी कि हमारा 19वां पैरामीटर है बाउंड्री, तो ये 19वां पैरामीटर नहीं है। जैसे हम आवश्यकता के हिसाब से आगे बढ़े, पहले स्कूल में क्या क्या हुआ, पहले 10 हुए, फिर 14 हुए, फिर 18 हुए, फिर 19 हुए। पैरामीटर्स धीरे धीरे अपग्रेड हुए, उनकी संख्या बढ़ी है कि हमको लगा पहले हम ये कर पाएंगे, बेसिक नेसेसिटीज प्रायोरिटी तय होते होते 19 पैरामीटर हुए। हो सकता है कल को और आगे बढ़ें जब स्कूल की आवश्यकताएं बढ़ेंगी और उसमें बच्चों की डिमांड जो चीजें, तो हो सकता है 19 बढ़ के 20 हो जाए, 21 हो जाए, ये भी आगे हो सकता है। और जो हम कायाकल्प का फर्स्ट फेज है उसमें हम स्कूल को जो 19 पैरामीटर हैं, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं, हम उन पे काम कर रहे हैं। अगले स्टेप में हम एक स्टेप फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। जो स्कूल है वहाँ पे हम साइंस मैथ लैब बनाए, लैंग्वेज लैब बनाए, बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास का पूरा एक कंप्यूटर लैब बनाए, इस सब पे काम कर रहे हैं हम। तो अभ्युदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय एक हमारा अभी चल रहा है, अभी तो ये आगे कार्य रूप में परिणित होगा। इसमें हम स्कूलों को, जो वर्तमान स्कूल जहाँ कैंपस में जगह है, वहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर के साथ हर कक्षा, बच्चों के लिए कक्षा कक्ष के साथ उनके लिए कंप्यूटर का एक पूरा लैब हो जहाँ बच्चे कंप्यूटर सीख सकें। उनकी लाइब्रेरी ऐसी हो जहाँ लैंग्वेज लैब के साथ वो उनको बच्चों को हम अपग्रेड कर सकें। और इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी उस लैब का इस्तेमाल कर सकें। हम हमारे सरकारी स्कूल का, उस गांव में रहने वाला हर बच्चा, जैसे जो हमारे स्कूल का छात्र ना हो लेकिन उसको जरूरत हो, वो किसी इंटर कॉलेज का हो, कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वो भी हमारे लैब का इस्तेमाल कर सके। इस लेवल पर हम स्कूल को ले जाना चाहते हैं। नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। और पूरे प्रदेश की 25 करोड़ की जो आबादी है, जनसंख्या है, उसकी समस्त शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे हम सुधांशु जी कि 19 पैरामीटर्स की हम बात करते हैं, बाउंड्री वॉल की बात करते हैं, तमाम और पैरामीटर्स की बात करते हैं। बहुत आकर्षक बिल्डिंग दिखनी चाहिए, सभी सुख सुविधाएं, सभी सुविधाएं वहां होनी चाहिए, ये बात तो मानी हमने। लेकिन कई तो विद्यालयों के भवन ही बहुत जर्जर है। तो जर्जर भवन के विद्यालय, कितने विद्यालय लगभग प्रदेश में होंगे ये भवन जर्जर? आप ही बताएं विनय जी, आप ही बताएं। और फिर मैं आपसे दोबारा ये जानना चाहूंगा कि जर्जर भवनों के विषय में आप विभाग की क्या उसकी रणनीति है, कैसे उन जर्जर भवनों को कैसे ठीक करें? नहीं, जर्जर भवन जो थे सर मेरे यहाँ, मोस्टली हमें जो एहसास है या हम लोगों की जो जानकारी में है कि लगभग वो डिमोलाइज कर दिए गए सब। अच्छा, कुछ ही बचे होंगे। हमें लगता है कि मुश्किल से 5-7% स्कूल ऐसे बचे होंगे तो डिमोलाइज करने के लिए हो गए। वो नई बिल्डिंग उनके लिए बनाने के लिए धन आ गया और बहुत सारे स्कूल, नई बिल्डिंग उनकी बन भी चुकी है। इसलिए वो समस्या नहीं है कि मतलब जो खंडहर स्कूल हो चुके हैं उनको जो है डिमोलाइज कर दिया गया, डिमोलाइज करने के बाद उनका निर्माण कर दिया गया तो स्कूल सही है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारे विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जो टीचर वहाँ नियुक्त है उसको पढ़ाने का समय देना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीजों में टीचर लगा दिए जाते हैं, बीएलओ में लगा दिया गया, अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया गया। अभी इसमें बोर्ड परीक्षा चल रही है, इस बोर्ड परीक्षा से हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं है। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा है, लेकिन हमारे बच्चे इस चीज में सफर कर रहे हैं। मतलब हर ब्लॉक से कम से कम 200 टीचर के आसपास लग चुकी है ड्यूटी, तो हमारे बच्चे तो सफर कर रहे हैं ना। फिर टीचर हमारा बाहर निकल गए।
हाँ प्रदीप जी, हम इस मुद्दे पर इस प्रश्न के बाद आएंगे। ये मैंने मुद्दा जर्जर भवन वाला उठाया था, इसके बाद हम शिक्षणेतर कार्यों पर आ जाएंगे। विनय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे जर्जर भवनों के बारे में? देखिए सर, जर्जर भवनों का ये है कि उसका अगर कोई भवन बना है तो 10 साल तक उसका रख रखाव बनने के बाद होता ही रहता है। 10 साल के बाद उस भवन के लिए भी अलग से पैसा आता है और जो भी दिक्कतें उसमें होती हैं उन दिक्कतों को सही कराते वहाँ के हेडमास्टर होते हैं या इंचार्ज शिक्षक होते हैं। जर्जर भवनों की स्थिति है कि जो बहुत पुराने समय के बने हुए, बहुत ऐसे भी भवन वहां पे अभी डिमोलिश नहीं किया गया है। कई अभी एक मामला आया था अमरोहा का, वहां पे पानी भर के वहां गिरने की स्थिति थी और वहां की हमारी प्रदेशीय उपाध्यक्ष हैं ज्योति, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी डिमोलिश हो जाइए, वरना फिर हम लोग लगे, महानिदेशक को लिखा गया, मीडिया में गया मामला, उसके बाद जाके। तो जर्जर भवन की स्थिति है कि जो शिक्षक है, जैसे हम ही है या कोई भी हो, हम अगर विद्यालय जाते हैं, विद्यालय भी हमारे घर की तरह, वो भी एक ज्ञान का मंदिर, विद्या का मंदिर है। तो मैं चाहूंगा जितनी साफ सफाई उसका रख रखाव उसको हम लोग कर सकते हैं। फिर सरकार पैसा दे रही, जो भी थोड़ा बहुत पैसा दे रही, उसमें जो भी उसका मेंटेनेंस होता रहता हम लोग करते हैं। जो ग्रांट हम लोग को मिलती है 25,000 रुपए जिसको हमको खर्च करना होता है, उस पर थोड़ा मेंटेनेंस उसका करा लिया। 10% हमको स्वच्छता के लिए उस पर रखना पड़ता है, कहीं 25,000 आ रहा है, कहीं 50,000 आ रहा है, वो संख्या के आधार पर आता है। तो हम लोग उसका रख रखाव करते हैं। हाँ, कुछ जगह है, कुछ दिक्कतें होती हैं, तो वो भाई हर चीज तो एक साथ होती नहीं है, कुछ जगह दिक्कतें होती है, वरना जो शिक्षक वहां पे हेडमास्टर है वो उसका रखरखाव करता है और प्रयास ही करता है। जो हमने मोटिवेशन की बात बताई कि जो एसएमसी की बैठक है उसमें भी हम लोग समझाते हैं, हमारे शिक्षक समझाते हैं, यही समझाते हैं कि देखो ये विद्यालय आपका है। हम लोग तो आज प्रमोशन हो के दूसरे जनपद चले जाएंगे, दूसरे ब्लॉक चले जाएंगे, मगर ये रहना आपको यहाँ पे, आपके नाती पोते यहाँ पढ़ेंगे, ये आपका है। हम लोग नहीं लेके जाएंगे इसको कि अपने पीटीएम बांध के लेके चले जाएंगे, तो इसकी सुरक्षा करना ये आपका काम है। तो ये बहुत सारी चीजें सब मोटिवेशन पे होती है। अगर आप वहाँ के जो गार्जियंस हैं, जो अभिभावक, उनको समझाने में अगर आप कामयाब हैं तो विद्यालय भी आपका सुरक्षित रहेगा। वही लोग रख रखाव करेंगे जो उसको बर्बाद करने वाले हैं, वही लोग उसकी देखरेख करेंगे, वही कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो ये है, इसमें हम लोग मोटिवेशन का शिक्षा के साथ साथ अभिभावक और हमारे एसएमसी। हाँ, तो तिवारी जी, दो मुद्दे आए। एक तो ये जर्जर भवनों के बारे में रणनीति जो विभाग की हो वो बताएं, और सुधांशु जी जिस मुद्दे की ओर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे कि शिक्षकों से अन्य प्रकार के कार्य बहुत किए जाते हैं, दोनों के विषय में कुछ बताएं। 13,000 स्कूल थे लगभग जर्जर पूरे प्रदेश में, जो हम लोगों ने चिन्हांकन कराया था, और इनको फिर वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई जिसमें एक्शन ग्राम्य विकास है और बाकी अभियंता है, और उनको ये तय किया गया कि उसका चिन्हीकरण करेंगे। चिन्हीकरण का 99 की चिन्हीकरण के बाद उसका ध्वस्तीकरण होता है, और ध्वस्तीकरण के बाद भारत सरकार से, और अभी हम लोगों ने लगभग आप सरप्राइज होंगे 599 करोड़ रुपए हम लोगों ने रिलीज किया जनपदों को, उनकी डिमांड के आधार पर। जो पैसा यहाँ था हमारे पास, जो अलग अलग संचित था, वो अभी डिस्ट्रिक्ट हो गया कि जर्जर भवनों जो ध्वस्तीकरण हो गया है उनकी जगह नए भवन जहां आवश्यकता है वहां बनाइए, और इस पे जनपदों में काम शुरू भी हो गया है। एक आध जगह अभी हमको लगता है समय संस्था नामित होने की स्थिति होगी, बाकी लगभग हर जगह काम शुरू भी हो गया है। तो जर्जर भवनों पे तो हम काफी हमारा विभाग काफी काम कर रहा है। जनवरी 20 में जब से इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था, उसके बाद से इस पे हम बहुत प्रगति किए हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं रख रखाव के लिए, जैसा विनय जी ने बताया, तो चीजें धीरे रख रखाव, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि अगर एक टाइल्स टूटी, अगर हम उस वक्त उसको सही करा देंगे तो वो टाइल्स एक टाइल्स होगी, और अगर हम छोड़ देंगे तो फिर दूसरी को खराब करेगी, तीसरी को खराब करेगी। अगर हम 1 साल इंतजार करते रहेंगे तो हो सकता है पूरे बरामदे की फर्श चेंज करानी पड़े। तो एक टाइल्स का 100 रुपया तो हम तुरंत लगा सकते हैं। तो इसलिए रख रखाव का जो पैसा जाता है कंपोजिट ग्रांट का, उसका कुछ पार्ट स्कूल की आवश्यकता के हिसाब से रखा जा सकता है उसको मेंटेनेंस करने के लिए। और बिल्डिंग जैसे हमारा घर हो वैसे स्कूल है, अगर हम जितना रख रखाव रखेंगे उतना ही उसको हम देर तक सुरक्षित कर पाएंगे। तो विनय जी, आप ये बताएं कि ये कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल क्या चीज है, और इससे परिषदीय विद्यालय कैसे लाभान्वित होंगे इससे? कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल, कायाकल्प में एक बात रह गई थी जो बीच में, जैसे इस समय बोर्ड की ड्यूटियां 2 दिन बाद शुरू होनी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि बोर्ड की ड्यूटियों में जिस समय एक तरफ तो हम लोग उसके लिए लगे कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, लिख जाएं, इतना नुकसान हुआ कोविड काल में उनका, लगातार हमारे अधिकारी, लगातार सारा स्टाफ लगा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक। दूसरी बात ये आती है कि इन परिस्थितियों में जब बोर्ड का एग्जाम आता है तो बोर्ड के एग्जाम में हमारे टीचर्स लगातार लाइन से लगा, और हमने देखा कि आज मोहनलालगंज ब्लॉक पर हमने देखा लिस्ट उसकी कि हमारे टीचर्स को उनके कार्य क्षेत्र से मिनिमम 12 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक लगाया गया।
और अगर वो लखनऊ से जहां से टीचर जाते हैं वो सुबह को 7 या 8 बजे करीब 40-45 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तिवारी जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो कृपा पूर्वक बताइए। आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही होगी आपको अब? हाँ, बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल साफ। विद्यांजलि पोर्टल दरअसल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मैं आपको भी सम्मिलित करता हूँ इसमें, या जो लोग अमेरिका में बैठे हैं, या जैसे विनय जी हुए, तो हम लोग बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा होती है कि मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, या मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, या मैं जहाँ काम, जो मेरा कार्य क्षेत्र है, या जहाँ मैं बार बार जाता हूँ यूज टू हो जाने के लिए, या मेरी ननी, कोई भी जगह हो सकती है, हम वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जब आप करने पर उतारू होते हैं तो लगता है कि हमारा स्कूल जो है प्राइमरी का, अगर हम इसको सुधार पाए तो एक पूरा जनरेशन सुधार पाएंगे। तो बहुत सारे लोग स्कूलों में कुछ करना चाहते हैं, स्कूलों के साथ तमाम एसोसिएशन करना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर मंच नहीं मिलता है कि हम कैसे करें, हमारा जो पैसा लगाएगा वो दुरुपयोग ना हो जाए, कोई खा ना जाए, तमाम चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल ये लाइव किया गया। इसके माध्यम से कोई आदमी कहीं बैठ के, मान लीजिए कोई स्कूल हो, सपोज मेरी इच्छा है कि मैं प्राथमिक विद्यालय लार देवरिया में अगर मैं मदद करना चाहता हूँ, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, और जो पैसा मैं क्या चाहता हूँ कि स्कूल के किसी एक क्लास को फर्नीचर दे सकूं, तो मैं तय करूंगा तो फर्नीचर ही जाएगा, और वो मुझे पता होगा कि मेरे पैसे का ऐसा सदुपयोग है, उसका फर्नीचर हुआ। तो इसलिए कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल में हम काइंड्स के रूप में सीधे हम सामग्री भी दे सकते हैं स्कूल को, फाइनेंशियली भी दे सकते हैं, और मेंटरिंग भी कर सकते हैं। अगर हम एलिजिबल हैं, हमको लगता है कि हम सैटरडे को खाली होते हैं या हम फ्राइडे को खाली होते हैं, हमारे पास एक टाइम है, हम बच्चों को अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, जो को चाहे वो शिक्षा का हो या को करिकुलर एक्टिविटीज हो, तो मेंटरिंग करने के लिए भी इस पोर्टल के माध्यम से हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो एक बड़ा मंच है हमारे प्रसिद्ध विद्यालयों से लोगों को जोड़ने का और जुड़ने का। विनय जी के मन में पीड़ा है, विनय जी के मन में ये पीड़ा है कि ये प्राथमिक के जो टीचर्स होते हैं इनकी ड्यूटी सब जगह क्यों लगा दी जाती है, और इसका समुचित उत्तर आपने अभी तक नहीं दिया। इसका उत्तर दरअसल है तो कायाकल्प का मंच, लेकिन मैं आपको दो चीजें कहूंगा। इसको आप ऑफिशियल जवाब मत समझिएगा विनय जी, मैं इसको एज ए व्यक्तिगत विचार मेरा हो सकता है। हमारी ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि हमारा परिवार बड़ा है, हमारी क्षमता जितनी है उतनी किसी के पास नहीं है। इससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं, मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। तो आप यकीन मानिए, इस देश में कोई भी बड़ा कार्य प्राथमिक शिक्षक के बिना नहीं हो सकता, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो माध्यमिक की परीक्षा हो, और चाहे कोई भी कार्य, चाहे वो मैराथन हो या वाकाथन हो या जो भी हो, बिना हमारे होगा नहीं। ना सर, सफर तो सर बेसिक के बच्चे ही करते हैं ना। विनय जी, आप लोग इतने महत्वपूर्ण हैं, आपकी ये जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी एसोसिएशन है, ये जो आपके एसोसिएशन के साथी हैं, वो इतनी मजबूत स्थिति में है कि अन्य जो छोटे कमजोर भाइयों की मदद करते हैं, जो मजबूत भाई होते हैं वो कमजोर भाइयों की मदद करते हैं, उनको आगे बढ़ाने में, उनके साथ आगे उनके साथ ले जाते हैं। इसको इस रूप में लें अगर, तो मेरे ख्याल से शायद वो ज्यादा। मगर सर इसमें दिक्कत, विनय जी बस एक मिनट रुकूंगा, इसमें हम विनय जी की बात को थोड़ा सा और माने मॉडिफाई कर देते हैं। जो विनय जी कह रहे हैं उसको हम इसमें समाहित कर सकते हैं। हम जो ड्यूटियां लगाते हैं, इसमें ड्यूटी लगाते समय बस ये ध्यान रखें, जैसे बोर्ड परीक्षा जो महत्वपूर्ण पेपर होते हैं, जहाँ बहुत लोगों की आवश्यकता होती है, वो 8 या 10 होते हैं, इससे अधिक पेपर नहीं होते हैं। लेकिन टीचर्स को जब बुलावा आता है तो पूरा 1 महीना 1.25 महीने के लिए बुलावा आ जाता है, वो डिस्टर्ब करता है। आप टीचर्स बुलाइए केवल उस दिन के लिए जिस दिन ड्यूटी हो, और मिनिमम आवश्यकता में बेसिक के टीचर बुलाए जा सकते हैं, इसको इंश्योर किया जा सकता है, और ये हम इंश्योर कराएंगे। यदि ऐसा लगेगा हम उच्च अधिकारियों को इस बात को रखेंगे, और यकीन मानिए हम इसको लागू करा लेंगे। बहुत अच्छी बात। चलिए, इस वेबिनार के माध्यम से आपने ये बहुत बड़ी बात कही है, और ये बहुत स्वागत योग्य है, और निश्चित रूप से सभी जो परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक हैं वो इस बात को सुनकर, आपकी बात को सुनकर जरूर वो प्रसन्न होंगे। तो अब हम लोग अपने अंतिम चरण में हैं वेबिनार के। हम एक अंतिम प्रश्न आप दोनों से करना चाहेंगे कि मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय, ये क्या परिकल्पना है? और बहुत जगहों पर कहा जाता है कि बच्चों से सफाई कराई जा रही है, कभी कभी अखबार में फोटो भी छप जाती है, या कभी कभी कोई वीडियो वायरल हो जाता है कि बच्चा झाड़ू लगा रहा है अपने विद्यालय में, देखिए बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, सनसनीखेज खुलासा हो रहा है, फलाने विद्यालय में बच्चों ने लगाई झाड़ू, ये सब शुरू हो जाता है। तो ये क्या है मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय, और बच्चों से यदि कभी झाड़ू लगवाई जाती है तो वो क्या है? जी तिवारी जी। मैं इस पे बताऊंगा सर। ये जियो है, पहले ये चीजें जो हमारी आप कह रहे हैं कहीं से सनसनीखेज खुलासा,
या कहीं मीडिया में खबर आ गई या वीडियो वायरल हो गया, इसको हम नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तभी बात, जो जिसका भी व्यू है, हम नहीं, माने जिसका ये व्यू है वो हमारे देखने का नजरिया क्या है। यदि विद्यालय में बच्चा टीचर्स के साथ मिलकर सफाई कर रहा है तो ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ सर। घर पे जैसे बच्चे उठते हैं, अगर वो अपने बिस्तर को सही करके और चादर मोड़ के हटते हैं तो वो एक जिम्मेदारी की भावना होती है। मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय कंसेप्ट सफाई का अभियान बिल्कुल नहीं है। यदि हम बच्चों को एक साथ रख के स्कूल को क्लीन कर पाते हैं, स्कूल के बाहर के परिवेश को क्लीन कर पाते हैं, उसमें नहीं है तो एक साथ काम करने से एक कम्युनिटी बॉन्डिंग है, बच्चों में आपस में सहयोग, फिर ओनरशिप आता है कि नेतृत्व की भावना विकसित होती है। और आप यकीन मानिए अगर स्कूल के सामने साफ होगा, बच्चे अगला के साफ करेंगे तो पूरा गांव एक दिन अपने आप साफ होगा। ये बच्चा जब जाएगा, प्राइवेट स्कूल का बच्चा अगर कोई जैसे बड़े स्कूल्स हैं उनके बच्चे अगर टॉफी का चॉकलेट खाते हैं तो रैपर अपनी जेब में या कहीं ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे डस्टबिन मिलने पर डाल दें। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये जिम्मेदारी ये स्कूल नहीं विकसित की उनके अंदर, और यही जिम्मेदारी हमको विकसित करनी है अपने बच्चों में कि वो अच्छे नागरिक बनने के, और ये नींव है मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय, उस अच्छे नागरिक बनने की परिकल्पना का। बच्चा अपनी सफाई का महत्व समझेगा, बच्चा लीडरशिप की भावना समझेगा, कम्युनिटी के साथ मिलकर सामुदायिक सहयोग में कैसे काम किया जाता है। आप और जो फाइनल इसका निकलेगा, अच्छा नागरिक बन के वो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा। इसका कॉन्सेप्ट यही है। जी विनय जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही सर, मैं बिल्कुल सर की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, और हकीकत भी यही है कि हम कई डिबेट में रहे इंडिया न्यूज पे, जी पे, इसी विषय पे जो आपने अभी चर्चा किया है कि कहीं किसी जनपद में झाड़ू लगाते पकड़ा गया, फोटो खिंच गई, वायरल हुआ और बिल्कुल तफरी मची। मैंने वहां एक जवाब दिया था, बहुत अच्छा जवाब। हमने कहा जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी झाड़ू लेकर खुद स्वच्छता अभियान पे निकले हैं, तो अगर हमारा बच्चा बैठने के समय अगर वो थोड़ा सा सफाई उसने कर ली, और वहां आप ये भी देखिए टीचर भी सफाई कर रहा है, रसोइयां भी सफाई कर रही है, ऐसा तो नहीं कि बच्चों को हाँक हाँक के सफाई कराई जा रही है। एक जब जानवर भी बैठता है कहीं पे, वो भी अपने दुम से उस जगह को साफ करके बैठता है। तो अगर बच्चे ने सफाई कर ली तो कोई अपराध नहीं कर दिया। हम लोग भी रहते हैं विद्यालय में, देखिए हमारे यहाँ कोई चतुर्श्रेणी कर्मचारी वो नहीं है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी विद्यालय जो भी है, दो चार कुछ इधर उधर अटैच है। हमारे यहाँ कोई जमादार ऐसा कोई दिया नहीं जाता, गांव में कोई है प्रधान उसको अपने साथ रखता है, बड़ी मुश्किल से उसको डांट डपट के किसी तरीके से। और दूर क्षेत्र में वहां पे अगर हम चाहे भी कि 100-200 रुपए देके किसी को बुला के साफ सफाई करा ले, तो दूर ग्रामीण क्षेत्रों में वो भी संभव नहीं हो पाता है कि किसी को पैसा दे के मैं साफ करूं। उसमें करना हम ही को पड़ता है, हमको खुरपी उठानी पड़ती है। हमको देख देख के बच्चे मोटिवेट होते हैं, पहली खुरपी मैं उठाता हूँ, 2 खुरपी बच्चे लेके हमारे साथ शुरू होते हैं। मैंने 2-3 विद्यालयों में जहां जाते प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता, मैं खुद इस बात को मोटिवेट करता हूँ। जो पेड़ लगाए गए दूसरे बच्चे तोड़ डालते, मैंने कहा एक एक पेड़ को 2-2 बच्चों को गिफ्ट करो, वो दोनों बच्चे अपने उनके नाम से पेड़ को सवारे सजाए। उसके बाद जब ये पेड़ जिसका सबसे अच्छा होगा उसको एनुअल में कुछ अलग से नंबर या कुछ ग्रेडिंग दी जाएगी। बच्चे करते हैं, ये नहीं होता एक दूसरे का पेड़ वो करे, वो अपने अपने पेड़ को जो लगाए उन्होंने जिन वृक्ष को वृक्षारोपण किया उस पेड़ को सजाते संवारते। मैं तो नहीं कर सकता, मेरे यहाँ बाउंड्री नहीं है, हमको ललक बहुत है सब करने की, मगर मैं जहां जाता हूँ ये सब चीजें बताता हूँ कि आप मोटिवेट किया, ऐसा नहीं पेड़ लगा छोड़ दिया, आप 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों के पेड़ गिफ्ट कर दिए। ये आपका काम है कि आपको देखना है कि आपका पेड़ कितना अच्छा हो पाता है, और एनुअल में उनको ग्रेडिंग कर दिया, आप मोटिवेट कीजिए, बच्चा करेगा। तो इस तरह सफाई का मैं नहीं समझता हूं, मगर उसमें टीचर्स को पहले उस विद्यालय के किसी कर्मचारी को आगे आना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सीधे डायरेक्ट बच्चों के हाथ में झाड़ू पकड़ा दे। मैं भी उठाता हूं, मैं भी सफाई काम करता हूं, तो उसको देखे देखा, मुझको कहना नहीं पड़ता, हमको देखे बच्चे अपने आप उठा लेते हैं। मैंने खुरपी उठाई खोदने के लिए, बच्चे अपने आप उठाते। तो ये मोटिवेशन होता है। और क्योंकि हमारे यहाँ कोई कर्मचारी ऐसा होता नहीं, ना कोई, एक बार माननीय महानिदेशक जी ने घोषणा की थी कि हम 4000 रुपए पे एक एक चौकीदार या हम हर विद्यालयों में देंगे, मगर वो शायद अभी तक वो बात नहीं आ पाई है। हम लोग इसी चक्कर में थे कि शायद कुछ सफाई कर्मियों की व्यवस्था हो जाए। हम जानते हैं कि जो सफाई कर्मी है, कोई वीडियो के यहाँ तैनात है, कोई कहीं दूसरे प्रोग्राम उसमें तैनात है, प्रधान अपने यहाँ रख लिया है, हमारे यहाँ आते नहीं है, 10-10 दिन विद्यालय पड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं हफ्ते में 1 दिन अगर सफाई कर्मचारी आ जाए तब भी मेरा विद्यालय साफ है, बाकी 4 दिन 5 दिन तो हम लोग साफ ही कर लेंगे। मगर कहीं कहीं तो महीनों नहीं आता है, और इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं सफाई कर्मी का। हमने बहुत प्रयास किया, डीएम स्तर से, सीडीओ स्तर से, ऊपर के स्तर पे भी इसका कोई इलाज नहीं। हर आदमी कोई ना कोई बात करके अपना पल्ला झाड़ लेता है, तो आखिरकार ये सब हम ही को करना पड़ता है। और ये मोटिव हाँ ये है कि कहीं डांट के जबरदस्ती टीचर डंडा लेके बच्चे करो, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सफाई के लिए तो हम लोग आगे रहना चाहिए। हमारा विद्यालय जहाँ बैठते हैं, अपना घर हम क्या साफ नहीं करते? कोई नहीं है।
तो हम अपने घर में अगर जाला लगा उठा के साफ किया, तो हमारे विद्यालय तो हम डंडा उठा के साफ कर लिया, कौन सा दिक्कत है? किसी बच्चे ने साफ कर दिया, तो होना चाहिए सर ये। धन्यवाद विनय जी। और अंतिम रिमार्क्स मैं आपसे लेना चाहूंगा श्याम किशोर तिवारी जी, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ के, ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में हमारी आज की वेबिनार में के अंत में आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत। कहना तो मुद्दा ही है, कायाकल्प हमारा एक बड़ा महत्वाकांक्षी हमारे प्रोग्राम में ऑपरेशन कायाकल्प, और हम इस इरादे के साथ इसको लागू किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा अनुसार और उनकी प्रेरणा से, कि हमारा हर विद्यालय 19 पैरामीटर पर सेचुरेट होगा, और फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, जहाँ पे हम जो निजी विद्यालय हैं उच्च स्तर के, उनसे हम कम्पीट कर पाएंगे अपनी इस लड़ाई को, और तब तक हम इस काम को करते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं इसको हम अति शीघ्र इस कार्य को पूर्ण करके, और फिर हम बेसिक शिक्षा के स्कूलों को इस लेवल पर ले आए कि हमारा कोई बच्चा प्राइवेट बच्चा हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ से कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में न जा पाए। बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप अपने इस शुभ कार्य में, शुभ लक्ष्य में, विभाग बहुत मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा है, संगठन एसोसिएशन जो है वो आपका सहयोग करेगा, और हिल मिलकर हम सब ऑपरेशन कायाकल्प को एक सफल कार्यक्रम बनाने में सफल होंगे, और उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय पूरे देश में चमकेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो परिषदीय विद्यालय नजीर बनेंगे पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश एक बार पुनः विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आकर खड़ा होगा। आप दोनों महानुभावों का इस वेबिनार में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।